यहां पर ये देख लीजिए कि मैंने आपको कहा कि बेंजीन रिंग, ठीक है, मैंने कहा कि इसमें 6 कार्बन को एक रिंग में जोड़ो, इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होने चाहिए, सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होने चाहिए। तो उस हिसाब से तो यह भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है, क्योंकि यहां भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और यहां भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर हो जाए और एटॉम्स का पोजीशन सेम रहे, यानी कि यहां पर जहां पर कार्बन हाइड्रोजन है उसी तरीके से यहां भी कार्बन हाइड्रोजन है, तो दोनों स्ट्रक्चर में एटॉम्स का पोजीशन सेम है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने माने जाएंगे 2, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने माने जाएंगे 4, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यदि 2 बॉन्ड्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर यदि इसे फर्स्ट और सेकंड कहते हैं तो यह भी हमारा फर्स्ट कार्बन और यह सेकंड कार्बन होगा। तो यदि यहां पर इस तरीके से देखा जाए कि ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड कार्बन है, तो पहले पिक्चर में पहले और दूसरे कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि दूसरे पिक्चर में फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह की जो घटना घटती है इसे कहा जाता है रेजोनेंस। याद कीजिए मैंने रेजोनेंस के बारे में जो बताया था, 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, इन ईच स्ट्रक्चर द पोजीशन ऑफ एटॉम्स आर सेम बट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम। तो यहां पर वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फिट बैठ रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएंगे। और याद रखिए कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, जिसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैंने लिखा रेजोनेंस या कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये दोनों बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएंगे या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाएंगे। अब यहां पर यह कहा जाता है कि जो बेंजीन के मैंने यहां पर 2 स्ट्रक्चर लिए हैं, 100% यह स्ट्रक्चर बेंजीन के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है, और यह भी स्ट्रक्चर बेंजीन के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं देता है। आप कहेंगे वह कौन सी ऐसी जानकारी है, जरा मेरे साथ भी शेयर कीजिए, कौन सी ऐसी जानकारी है जो कि इसने छुपा लिया। तो यहां पर सुन लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो इसके बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी। यदि डबल बॉन्ड हो गए तो यहां पर बॉन्ड की लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। यदि ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो बॉन्ड की लंबाई और कम हो जाती है। ठीक है, यहां पर 154 एंगस्ट्रॉम इसके बॉन्ड की लंबाई मानी जाती है। यहां पर 134 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई मानी जाती है डबल बॉन्ड की। और कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो मेरे जानकारी के अनुसार 121 या 120 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई मानी जाती है। यहां तक समझ में आ गया? तो उस हिसाब से यदि देखा जाए
तो यहां पर जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 154 एंगस्ट्रॉम। और यहां पर लंबाई कितनी होनी चाहिए? 134 एंगस्ट्रॉम। इतनी होनी चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो वहां पर यह पाया गया कि बेंजीन रिंग में कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड की लंबाई है, ना तो वह 154 है और ना ही 134 है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। वहां पर देखा गया लगभग 149 एंगस्ट्रॉम है। ये तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। ये क्या हो गया? सोचने वाली बात है। यहां पर कहा कि भाई यहां पर जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पर, यदि देखा जाए तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड हैं, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हैं, यहां पर थोड़े कम हैं। तो ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। अब डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग में फैल गया समान तरीके से। कैसे फैल गया? तो अब देखते हैं। वो इस तरीके से फैला कि एक नया यदि हम यहां पर स्ट्रक्चर बना करके देखें तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां पर 6 कार्बन है और सभी कार्बन के साथ यहां पर एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाइड्रोजन एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। और ये जो यहां पर डबल बॉन्ड था, अब यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, ये हर जगह थोड़ा थोड़ा ये डीलोकलाइज्ड हो गया। यानी कि अब जो ये देख रहे हैं, न तो ये सिंगल बॉन्ड है और न ही डबल बॉन्ड है, ये सिंगल और डबल के बीच का हो गया क्या? तो यदि हमारा सिंगल बॉन्ड 154 एंगस्ट्रॉम था और डबल बॉन्ड 134 एंगस्ट्रॉम था, तो इसके बीच का तो ये बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस में, रेजोनेंस का वास्तव में मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो गया? डीलोकलाइज्ड हो गया। तो अब एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, वो नया स्ट्रक्चर ये वाला डेवलप हो गया। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। तो यह बेंजीन के स्ट्रक्चर को इन दोनों के रेस्पेक्ट में थोड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। अब समझ में आया? तो अब जब कभी भी हम लोग बेंजीन लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। किन्हीं को कोई डाउट? यदि ये लिखते तो ये भी 100% सही नहीं है, यदि ये लिखते तो ये भी 100% सही नहीं है, और इन दोनों की तुलना में, इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये बेटर स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पर ये चीज बता रहा है जो कि प्रैक्टिकली सही भी है कि यहां पर जो बॉन्ड की लंबाई है ना तो 154 है और ना ही 134 है, इन दोनों के बीच का है। समझ में आया? अब यहां पर एक्चुअली क्या होता है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा हकल्स रूल। आगे मैं आपको बताऊंगा हकल्स रूल, लेकिन हकल्स रूल पढ़ने से पहले हम लोग यहां पर यह सीख लेंगे बेंजीन का प्रिपरेशन एंड बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि अभी तक हम लोग एल्केन,
एल्कीन एल्काइन के प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं, उसी तरीके से इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये रिएक्शन आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि जब हम लोग इथाइन के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो उस समय ये चीज़ मैंने आपको बताया था। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वो इस तरीके से था। मैंने ये कहा था कि यदि एथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स आप ले लेते हैं और यहां पर आपने रेड हॉट आयरन आपने ले लिया और रेड हॉट आयरन के ऊपर से आपने इस बेंजीन को पास कराया, इथाइन को आपने पास कराया, तो ये इथाइन क्या होता है, बेंजीन में बदल जाता है। तो ये बेंजीन हो गया। इसी को आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक्चुअली यहां पर हम लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कि जब कोई भी रिएक्शन होता है या तो उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं या तो न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स बनते हैं। तो चूंकि यहां पर क्या है, हाई टेम्परेचर है और हाई टेम्परेचर पर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर पर क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो यहां पर इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसे आप अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आप ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं, इसमें 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। इसमें से 1 पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। 1 इलेक्ट्रॉन जाता है इस कार्बन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन जाता है इस कार्बन के पास। यदि दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो अब यह दिखने में कैसा लगेगा, C डबल बॉन्ड C, यहां पर H और यहां पर भी H और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, ठीक है। अब यदि ऐसे ऐसे आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं इथाइन के, तो ये भी 3 बनेंगे। अब जरा इस 3 को सेट करते हैं, क्या हुआ होगा कि C डबल बॉन्ड C एक ऐसे होगा, दूसरा यहां पर C डबल बॉन्ड C ऐसे होगा, तीसरा यहां पर C डबल बॉन्ड C ऐसे होगा। दोनों कार्बन के पास 1-1 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, 1 हाइड्रोजन यहां पर है और 1 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन यहां पर और 1 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन यहां पर है और 1 हाइड्रोजन यहां पर, और सबों के पास क्या है, 1-1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या। तो ये पेयर्ड हो जाएगा क्या, जरा चेक कीजिए। तो यहां पर क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड बना और ये हमारा सिग्मा और पाई है जो मैंने ये बनाया है। समझ में आया क्या अच्छे तरीके से, तो नोट कर लीजिए। देखिए मैंने यहां पर लिखा है कि डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड या सिल्वर सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो मैं आपको यहां पर बता रहा था कि डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से हम बेंजीन बनाते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, जब हम लोग एल्केन बना रहे थे उस समय मैंने कहा था डी कार्बोक्सिलेशन, और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि कार्बन का निकलना कार्बोनेट के रूप में, कार्बन का निकलना कार्बोनेट के रूप में। और डी कार्बोक्सिलेशन कौन करवाता है, तो सोडा लाइम करवाता है। सोडा लाइम किसे कहते हैं, तो मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज सोडा लाइम।
तो यदि यहां पर भी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो हमें सोडा लाइम की जरूरत होगी। तो चलिए हम लोग यहां पर लिखते हैं COONA और यहां पर ये बेंजीन रिंग है। आपने यहां पर NaOH लिया और यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड, तो इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहा जाएगा? सोडा लाइम कहा जाएगा। अब याद कीजिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें से कार्बन को रिमूव करना है, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? कार्बन का रिमूव होना। किस रूप में? कार्बोनेट के रूप में। तो यहां से ये पोर्शन इस तरीके से बाहर हो जाएगा। देखिए क्या बना? Na2C और O3 बना क्या? तो आप यहां पर लिख सकते हैं Na2CO3, ये निकल गया। अब जो आपके पास ये बेंजीन रिंग बचा हुआ है, इस बेंजीन रिंग के साथ ये हाइड्रोजन अटैच होगा क्या? क्योंकि जब ये यहां से निकल जाएगा तो बेंजीन का ये बॉन्ड फ्री होगा और इस फ्री बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और यह कंप्लीट बेंजीन रिंग बनाएगा। तो यहां पर आप लिखते हैं बेंजीन। तो ये था सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से आपने बेंजीन बनाया। नंबर 3 में हम लोग लेते हैं फ्रॉम फिनॉल। एक दिन मैंने आप लोगों को लिखवाया था फॉर्मूला कि भाई बेंजीन रिंग के साथ यदि आपको कहीं पर डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ नजर आ जाए तो इसे फिनॉल कहते हैं। ठीक है? अच्छा जरा सा दिमाग लगाइए, यह बेंजीन में कब बदलेगा? यदि मैं यहां से इस ऑक्सीजन को हटा दूं तो यह बेंजीन बन जाएगा क्या? अच्छा, ऑक्सीजन हटाने का काम किसका मैंने बताया था? जिंक का। जिंक के मैंने 2 काम बताए थे, ऑक्सीजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना। ठीक है? हाँ, ये याद रखना होगा, तभी कन्वर्जन आप कर पाएंगे। तो आपने यहां पर जिंक डस्ट यूज किया, ऐसे लिखते हम लोग केवल Zn है, लेकिन यहां पर हमें जिंक का पाउडर लेना होता है। तो आप ब्रैकेट में डस्ट भी लिख सकते हैं। तो जिंक क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन लेगा और जिंक ऑक्साइड बनकर के बाहर निकल जाएगा। तो जब ये ऑक्सीजन यहां से हटेगा तो ये हाइड्रोजन इस जगह आ जाएगा और ये यहां पर बना लेगा बेंजीन। अब एक और मेथड हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, हालांकि हम यहां पर इसको कई अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3-4 तरीके अभी एक बार बताऊंगा। अब यदि अपने को बेंजीन बनाना है तो बेंजीन आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बना सकते हैं, नाइट्रो बेंजीन से बना सकते हैं, एनिलीन से बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड से बेंजोइक एसिड से तो हमने बना लिया, बन गया। आप बेंजल्डिहाइड से बना सकते हैं और लगभग सबों का कंसेप्ट एक ही है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाए। अब 4th नंबर में हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मुझे लगता है कि आप में से किसी को यह फॉर्मूला भी पता नहीं होगा और मुझे पता है कि आपको पता है। देखते हैं कैसे। बेंजीन का फॉर्मूला पता है क्या?
तो बेंजीन के लिए आप एक बेंजीन रिंग बना सकते हैं क्या? याद हुआ? बेंजीन आपने बना दिया। डायएजो का मतलब पहले समझो। डाई का मतलब दो और एजो का मतलब नाइट्रोजन। क्योंकि जब नाइट्रोजन के बारे में लोगों को पता लगा था तो उस समय नाइट्रोजन का नाम नाइट्रोजन नहीं था, नाइट्रोजन का नाम था एजोटा। तो एजोटा से यहां पर बना एजो, तो डायएजो यानी कि दो नाइट्रोजन। तो चलिए यहां पर आप दो नाइट्रोजन लिख दीजिए, और क्लोराइड का मतलब हो गया Cl, तो यहां पर आप Cl लिख दीजिए। तो क्या बना? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कितने आसानी से याद हो गया? नाम का यदि मतलब आपके समझ में आ गया तो फॉर्मूला लिखना बिल्कुल इजी है। और Cl के ऊपर माइनस दिखाना है और N के ऊपर प्लस दिखाना है। आप कहेंगे जी ऐसा क्यों? तो जरा समझो यहां पर इस बात को। जो दो नाइट्रोजन है तो ये दो नाइट्रोजन यहां पर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और याद रखिएगा कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और तीन अनपेयर्ड होते हैं। ये जो अनपेयर्ड होते हैं ये तो बॉन्ड बनाता है और ये लोन पेयर बॉन्ड नहीं बनाता है। तो नाइट्रोजन के पास तो तीन ही बॉन्ड होने चाहिए ना। और यहां पर देखिए नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? 4 बॉन्ड्स हो गए। तो ये चौथा बॉन्ड किधर से निकल करके आया? ये जो 4th नंबर वाला है इसका मतलब है कि इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है। तो जब दिया है तो यहां पर प्लस चार्ज होने चाहिए। तो इसलिए इस नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा याद रखिएगा, किसी भी स्ट्रक्चर में यदि नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड्स नजर आ जाएं तो जिस नाइट्रोजन के ऊपर के पास 4 बॉन्ड्स नजर आ जाए वहां पर एक प्लस चार्ज निश्चित रूप से होगा। और ये प्लस किसके द्वारा सेटिस्फाई होगा? माइनस के द्वारा। तो माइनस के लिए आपने यहां पर क्या लिया? Cl माइनस। तो ये कहलाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का आप रिडक्शन करवा देते हैं तो रिडक्शन कराने पर अपने को क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा। अब यहां पर आप रिडक्शन कई तरीके से करा सकते हैं। मैं यहां पर 2 मेथड बता रहा हूं। यहां पर इसका हम रिडक्शन 2 अलग अलग तरीके से करवाएंगे। पहला तो मैं यहां पर ले लेता हूं NaOH प्लस SnCl2। ये दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद यह 2 नेसेंट हाइड्रोजन देता है। और पता है कि नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा? 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाएगा। क्या ये किससे मिलेगा? इन दोनों के रिएक्शन से मिलेगा। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है जरा देखो। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन एक हाइड्रोजन लिया और HCl बन करके बाहर। और ये नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो नाइट्रोजन कहता है कि भाई मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं किसी के साथ रिएक्ट नहीं करूंगा। तो मत करो भाई, हिंदुस्तान आजाद है, तुम अकेले रहना चाहते हो अकेले रहो, बनते रहो जम्मू कश्मीर। तो नाइट्रोजन यहां पर अलग हो गया। अब बच गया बेंजीन। और लेकिन इसके पास इसके जाने से ये बॉन्ड फ्री हुआ क्या? तो यहां जो एक नेसेंट हाइड्रोजन था वो इसके साथ लग जाएगा और यह क्या बना लेगा? बेंजीन बनाया क्या? C6H6। आप ऐसे लिखें या फिर आप इसको यहां पर C6H6 भी लिख सकते हैं। अच्छे तरीके से तो समझ में आ रहा है? पवन जी कोई दिक्कत भाई? ठीक। अब सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। या तो यहां पर आप C2H5OH ले लो
और यहां पर हाई टेम्परेचर अप्लाई करो, तो हाई टेम्परेचर पर यह भी हमें क्या देता है, नेसेंट हाइड्रोजन देता है। तो जब इसने भी नेसेंट हाइड्रोजन दिया तो यह भी वही काम करेगा जो इसने किया था, तो वहां भी हमें लगभग यही प्रोडक्ट मिलेंगे, HCl मिलेगा, N2 मिलेगा और बेंजीन रिंग मिल गया। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इथाइन से आप बना सकते हैं बेंजीन, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं, यानी कि बेंजोइक एसिड से बना सकते हैं, फिनॉल से बना सकते हैं, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिडक्शन से बना सकते हैं। एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन हुआ। सर दूसरे में क्लोराइड था सर, ये Cl ये H के साथ HCl निकलेगा क्या, ये तो टूट करके 2 हाइड्रोजन दे दिया, इसकी कहानी यहीं पर खत्म। अब जो काम इसने इसके साथ किया वही काम ये भी यहां पर करेगा, क्योंकि यह भी क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन ही है। अब तो किन्हीं को कोई डाउट नहीं। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, थोड़ा याद कीजिए, जब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था हाइड्रोकार्बन्स के, तो मैंने कहा था कि जनरली 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है एडिशन रिएक्शन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होता है, या तो एल्केन में होता है या तो फिर बेंजीन रिंग में होता है। तो अब पता लग गया कि बेंजीन रिंग में कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 तरह के होते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो यहां पर बेंजीन में इन 3 में से कौन सा होगा, तो याद रख लीजिए कि जहां भी आपको बेंजीन रिंग नजर आ जाए या बेंजीन रिंग का कोई डेरिवेटिव्स नजर आ जाए, तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। याद हो गया, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स में कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक, एक होता है फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइल ग्रुप का तो नाम पता है। यदि मैं यहां पर CH3Cl लिख दूं तो CH3 यहां पर कौन सा ग्रुप कहलाएगा, एल्काइल ग्रुप। याद हो गया, यदि मैंने यहां पर CH3Cl लिखा तो यहां पर CH3 कौन सा ग्रुप कहलाता है, एल्काइल। और CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल होता है। जिसके नाम के लास्ट में YL आ जाए वो सब के सब क्या कहलाएंगे, एल्काइल ही कहलाएंगे। चाहे इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, कोई भी हो, जिसके नाम के लास्ट में YL आ रहा है वह एल्काइल कहलाता है। अब दूसरा यहां पर यदि मैं यहां पर लिख दूं CH3COCl, यदि मैंने लिख दिया CH3COCl, एक्चुअली ये होता किस तरीके से है, इसका थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मैंने लिखा CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये Cl। तो इस बार इस पूरे ग्रुप को, इतने पोर्शन को कहा जाएगा एसाइल।
जैसे इस पोर्शन को आपने एल्काइल कहा, तो यदि इसके साथ CO लगा होगा तो इसे कहेंगे एसाइल। यदि बेंजीन रिंग के साथ आपने एल्काइल ग्रुप जोड़ना है तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और यदि बेंजीन के साथ ये वाला ग्रुप जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन का मीनिंग समझ में आया क्या पवन जी? देखो आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। यदि बेंजीन रिंग में केवल आप ये वाला पोर्शन जोड़ना चाहते हैं तो इसका नाम क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और यदि आप इस ग्रुप को जोड़ना चाहते हैं इस बेंजीन रिंग के साथ तो इस ग्रुप का क्या नाम है, एसाइल ग्रुप है। तो अब क्या नाम हो जाएगा, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो दोनों का मीनिंग समझ में आ गया। जब एल्काइल ग्रुप का है तो CH3 को जोड़ना है, और यदि एसाइल ग्रुप का है तो CH3CO को जोड़ना है। अब तो कोई डाउट नहीं। और 2 मिनट के बाद अब तीसरा जो मैं आपको रिएक्शन दूंगा वो अपने आप लोग करेंगे, मुझे इतना भरोसा है आप लोगों के ऊपर। तो यहां पर देखो भाई, हमने यहां पर लिया बेंजीन रिंग, यहां पर आपने लिया CH3Cl, और यहां पर हम कैटेलिस्ट लेंगे। हाँ जी, कौन सा कैटेलिस्ट लेंगे, ऐसा कैटेलिस्ट लेंगे जो कि इलेक्ट्रोफाइल बनाता हो। तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम किसका है, कौन बनाता है इलेक्ट्रोफाइल? याद कीजिए, मैं बता रहा हूं, या तो FeCl3 होगा, या तो AlCl3 होगा, या तो FeBr3 होगा। यानी कि ये सब के सब क्या है, ये सब के सब लुईस एसिड है। तो जितने भी लुईस एसिड्स होंगे, अब लुईस एसिड इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है उसे लुईस एसिड कहते हैं, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को देता है उसे लुईस बेस कहते हैं। ध्यान में आया? तो हमने यहां पर लिखा AlCl3, और वो भी एनहाइड्रस होना चाहिए। एनहाइड्रस का मतलब जिसके पास पानी नहीं है, वाटर नहीं है। तो एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। यहां पर Al के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए AlCl3 यहां पर क्या है, लुईस एसिड है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है इसके डिटेल को समझो। स्टेप फर्स्ट में यहां पर क्या होगा, यह CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। देखते कैसे रिएक्ट करता है। एक्चुअली यहां पर जो CH3Cl देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो यहां पर हल्का सा डेल्टा निगेटिव होगा और यहां पर हल्का सा डेल्टा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पर AlCl3 देख रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिल सकता है, Cl से मिल सकता है। AlCl3 क्या करता है, इस क्लोरीन को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है।
ये कहता है क्लोरीन से कि तुम इससे अपना रिश्ता तोड़ लो और मेरे से रिश्ता जोड़ लो। कहा चलो ठीक है, भड़का दिया भाई, दूसरे के बहकावे में आइएगा तो घर ही टूटेंगे ना, तो घर इसका टूटा। अब क्या होगा, चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, ये अपना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही और कार्बन वाला भी इलेक्ट्रॉन लेकर के फुर हो गया, तो CH3 के ऊपर आ जाएगा प्लस और इस Cl के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस इसके साथ मिल गया तो यहां पर बन गया AlCl4 माइनस। यहां तक समझ में आया। और जिसके ऊपर निगेटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा क्या कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। और हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि बेंजीन रिंग के ऊपर कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। बेंजीन रिंग के ऊपर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ये आएगा और यहां पर अटैक करेगा। अब यहां पर स्टेप नंबर सेकंड में बता रहा हूं, स्टेप नंबर सेकंड समझाने के लिए मैं यहां पर इसे इस तरीके से लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहां पर कौन आया भाई CH3 प्लस। अब यह इस इंतजार में है कि मुझे यहां पर इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब यहां पर कहीं इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना तो है नहीं, लेकिन यह बेंजीन एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। क्या गलती कर रहा है, यह रेजोनेंस कर रहा है। देसी लैंग्वेज में यदि आप समझें तो रेजोनेंस का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना और जुड़ना, बॉन्ड का टूटना और जुड़ना, ये लगातार ये प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, तो यहां पर कंजुगेट सिस्टम है। कंजुगेट समझते हैं क्या? कंजुगेट का मतलब होता है जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो। जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो उसे कहा जाता है कंजुगेट सिस्टम। यदि मैं कहीं पर लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से, तो यह भी कंजुगेट सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि डबल सिंगल डबल आ गया, पहचान में आ गया कि जहां पर भी अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो तो उसे कंजुगेट सिस्टम कहते हैं, और जहां पर कंजुगेट सिस्टम होगा वहीं पर रेजोनेंस होगा। तो यहां पर रेजोनेंस होगा, तो जरा सा समझिए, रेजोनेंस का मतलब कि ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब यदि ये इस तरीके से ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा देखो कैसा होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पर आ जाएगा माइनस और यहां पर आ जाएगा प्लस। ऐसा होगा क्या? तो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा ही डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर C इस तरीके से मैंने दिखाया, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, और ये अभी नहीं ब्रेक हुआ है। तो बताइए यह जो CH3 था इसके साथ, ये कहां पर अटैक करेगा, इस पोजीशन पर अटैक करेगा क्या? और जब यह इस पोजीशन पर अटैक करता है तो अब यह किस तरीके से बनाएगा, यह दिखने में कुछ इस तरीके का लगेगा, CH3 और यहां पर प्लस रहेगा। यस सर। तो इसका कंजुगेशन खत्म हो गया, जो कंजुगेट सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो गया, अब तो यह रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। अब बेंजीन रिंग यहां पर क्या हुआ, परेशान हुआ, कहा भाई मेरा तो कंजुगेट सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया, अब वो ठीक करो। अब देखो ठीक करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था
कि जो बेंजीन रिंग है सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है क्या? आ जाइए, बैठिए। सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, बैठिए। तो यहां भी हाइड्रोजन होगा भाई, जरा ध्यान से समझना। तो यहां पर भी हाइड्रोजन होंगे, तो जो पहले से समझ रहे हैं उनके समझ में आ रहा है क्या? यस सर। किरण, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अब इस रेजोनेंस को माने इसके कंजुगेशन को ठीक करना है। तो एक बात याद रखिएगा, जब किसी भी ग्रुप को छोड़ करके हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन साथ वाले को दे करके जाता है। तो यह जो हाइड्रोजन है यह अपना इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग के कार्बन को दे देगा। तो जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहां पर अब दिखने में कुछ इस तरीके का लगेगा। यहां पर प्लस HCH3 और यहां पर माइनस और हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल गया। यस सर। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकला और अब यह ऐसा दिखने में लग रहा है। हाँ, अब बाद में समझिएगा। अब यहां पर क्या है कि जहां भी लगातार दो कार्बन पर सिंगल प्लस और माइनस नजर आ जाए, जहां भी कार्बन के दो लगातार कार्बन पर एक जगह प्लस आ जाए और एक जगह माइनस आ जाए तो वह क्या करता है? एक बॉन्ड बना लेता है। तो यहां पर ये क्या बना लेगा? एक बॉन्ड बना लेगा क्या? तो देखिए फिर कंजुगेट सिस्टम में आ गया, कोई दिक्कत? तो जब यहां पर यह इसके साथ रिएक्ट किया तो इसने यहां पर क्या बनाया? ये बेंजीन रिंग है और ये वाला CH3 यहां पर जुड़ा हुआ है, प्लस स्टेप नंबर 3, स्टेप थर्ड में क्या होगा? दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एटॉम्स हैं, ये सब के सब न्यूट्रल होना पसंद करता है। किसी के ऊपर यदि कोई चार्ज होता है, चाहे वह चार्ज प्लस हो या चार्ज माइनस हो, वह एक तरीके का टेंशन होता है। तो हर एक केमिकल अपना टेंशन खत्म करना चाहता है। तो यहां पर जो AlCl4 निगेटिव बना है तो इसके लिए यह भी तो टेंशन ही है। यह क्या चाहेगा कि मेरा ये निगेटिव चला जाए। अब निगेटिव जाएगा कब? जब उसको कोई पॉजिटिव मिलेगा। तो देखो यहां पर ये पॉजिटिव इंतजार कर रहा है। H पॉजिटिव है क्या? तो अब यहां पर AlCl4 माइनस और H पॉजिटिव ये आपस में रिएक्ट करेंगे। फिर ये यहां पर बनाएगा HCl, यानी कि इस H ने इसमें से उस Cl को लिया जो यहां से निकला हुआ था, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज था, उस Cl को ले लिया और यहां पर आपके पास बचा AlCl3।
ClCl3। तो आपको यहाँ पर मिला HCl। एक बार सभी बच्चे इसका फोटो खींच ले भाई। यदि पेपर में आ गया मैकेनिज्म लिखो तो नीचे वाला लिखना है, स्टेप 1, 2 और 3, और यदि रिएक्शन का तो ये सिर्फ एक लाइन में होगा। मैं यहाँ पर, दीपक जी आपका कहीं ट्यूशन था क्या? तो आपको तो 2 बजे आ जाना चाहिए था। और आप लोग तो बोले थे कि जी नेक्स्ट वीक से हम 2 बजे आ जाएंगे। ये 1 घंटा एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए ही तो मैं टाइम दे रहा हूँ। सर वो घर पे चलिए कोई नहीं बात है, मैं समझ गया। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। +1 में चिंता मत करना, बोर्ड वाले ऐसे ही कह देंगे भाई अपने लेवल पर पास कर दो। हाँ ये कटिंग करवाने गया हुआ। चलिए कोई बात, हीरा लाल लग रहा है तो चलिए। अच्छा पहले ये बताइए कि जो शुरू से ये बच्चे समझ रहे हैं उनके समझ में आया कि नहीं? पवन, सौरभ, आप दोनों के ठीक है। बस 2 मिनट में लगाऊंगा, समझ लीजिए आप लोग। हमने यहाँ पर बेंजीन बनाना शुरू किया था। बेंजीन को हमने 4 अलग अलग तरीके से बनाया है। वीडियो में शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, करीब 1:30-2 बजे रात तक लिंक आपके पास पहुँच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि करीब 1-1.5 घंटा तो मुझे एडिटिंग में लग जाता है, उसके बाद अपलोड करने में टाइम लगता है। तो जब भी हो, मैं कल सुबह तक तो आप देख ही लेंगे। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज अब पढ़ा रहा हूँ, प्रिपरेशन मैंने पढ़ा दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, बिल्कुल डायरेक्ट, यह बेंजीन रिंग होगा और इसके साथ यहाँ पर कोई और भी चीज होगा। इसमें यह देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, CH3Cl का ये स्ट्रक्चर है। तो कार्बन के साथ जो यहाँ पर कुछ भी जुड़ा होगा, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका है? जिसका ज्यादा है इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, और जिसका कम है उसके ऊपर आएगा प्लस। याद हो गया? हाँ, डेल्टा का मतलब पार्शियल, थोड़ा सा। जिसके ऊपर माने जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर डेल्टा माइनस होगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर डेल्टा प्लस होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? जो डेल्टा प्लस वाला चीज है उसको बेंजीन के किसी भी पोजीशन पर जोड़ दीजिए, आपकी मर्जी। जहां पर भी आप इसको जोड़ेंगे, मान लीजिए कि मैंने इसको यहां पर जोड़ा, तो यहां पर पहले से हाइड्रोजन भी तो था, क्योंकि जो बेंजीन होते हैं, बेंजीन के पास 6 कार्बन होते हैं। याद रखिएगा, जितने भी कॉर्नर्स देख रहे हैं ये सब के सब कार्बन है, और सभी कार्बन के साथ यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन भी होते हैं। ये अंडरस्टूड होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? अब इसे आप इनमें से जहां भी जोड़ रहे हैं वहां से वो हाइड्रोजन निकल जाएगा क्या? जब तक कि ये हटेगा नहीं तो ये जुड़ेगा कैसे? तो ये यहां पर जुड़ जाएगा और यहां से H+ बन करके बाहर निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि ये वाला बाहर निकल गया H+ के रूप में, तो यह जो H+ निकला और यहां पर जो निगेटिव वाला हिस्सा है, ये दोनों आपस में मिलकर के ये बन जाएगा। ये पॉइंट सबों की समझ में आया? बिल्कुल सिंपल तरीके से। यदि ये कहानी समझ में आ गया तो मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे लगता है कि आप लोग होशियार हैं और आप लोग लिख भी लेंगे। सेकंड प्रॉपर्टीज, नाइट्रेशन। मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रेशन होता है, यहां पर नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? NO2 ग्रुप का जुड़ना। एक दिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 ग्रुप का जुड़ना। और NO2 ग्रुप हमें किससे मिलता है? नाइट्रिक एसिड से मिलता है, HNO3 से मिलता है। दोबारा सुन लीजिए,
नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 ग्रुप का जुड़ना, याद हो गया। नाइट्रेशन का मतलब क्या है? NO2 ग्रुप का जुड़ना। ये NO2 ग्रुप हमें मिलेगा कहाँ से? HNO3 से मिलेगा। समझ में आ गया? और जो HNO3 होता है, इस बात को आप OH और NO2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो भाई, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, 2 + 1 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। समझ में आ गया? तो यदि HNO3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो दीपक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? याद रखना हमेशा फोन या इस तरीके से होता है। अब बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? ऑक्सीजन का है, इससे पता लग रहा है। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वहां पर डेल्टा माइनस होगा, और जिसका कम है उसका क्या होगा? डेल्टा प्लस होगा। तो यदि आपके पास यह बेंजीन रिंग है और मैंने कहा कि HNO3 के साथ आप रिएक्ट करा रहे हैं, तो बताओ इस बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ेगा या NO2 जुड़ेगा? NO2 जुड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नजर आ जाए वही इसके साथ जुड़ेगा। तो यह बनाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, और यहां पर क्या लिखेंगे? NO2 लिखेंगे क्या? तो यदि NO2 यहां पर जुड़ा तो यहां से क्या निकला होगा? हाइड्रोजन निकला होगा, और यह हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर के क्या बना लिया होगा? H2O बनाया होगा। अब एक चीज बताइए, वाटर निकालने का काम किसका है भाई? वाटर निकालने का कंसंट्रेट H2SO4 का काम है। डाइल्यूट H2SO4 वाटर जोड़ता है और कंसंट्रेट H2SO4 वाटर निकालता है। तो यदि यहां से वाटर निकल रहा है तो इसका मतलब यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 भी यूज हुआ होगा। तो आप यहां पर लिख दें कंसंट्रेट H2SO4। कुछ मजा आया क्या? तो यहां पर नाइट्रेशन लिख करके आप इस रिएक्शन को लिख लें। अब तीसरा हम लोग यहां पर लेते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, अब सल्फोनेशन के लिए याद रखें SO3H का जुड़ना। सल्फोनेशन का मतलब होता है SO3H का जुड़ना, ठीक है। अब यह जो SO4 है, ये हमें मिलेगा कहां से? H2SO4 से मिलेगा। जरा देखो, क्या H2SO4 को आप OH माइनस SO3H लिख सकते हैं क्या? देखो भाई, 2 हाइड्रोजन हो गया क्या? एक सल्फर हुआ, 3 + 1 4 ऑक्सीजन हो गया। तो जहां पर आपको सल्फोनेशन कराना हो वहां पर H2SO4 को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यहां पर बेंजीन को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। देखिए बुक में आप देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ रहता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर सिंपली
कंसंट्रेट H2SO4 ही लिख रहा हूँ। बाद में जब आप +2 में आएंगे तो फिर मैं इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहां पर आपके पास बेंजीन रिंग है, अब बताइए मोहित, ये वाले आपके पास एक यहां पर OH है और एक पोर्शन SO3H है। ऑक्सीजन और सल्फर इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका होगा? सल्फर का होगा। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और OH के ऊपर क्या आएगा? माइनस। तो बताइए कि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ने वाला कौन सा ग्रुप होगा? SO3H। तो आपके समझ में आ चुका है कि यह जो SO3H है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा। और आपने यहां पर लिखा बेंजीन रिंग, यहां पर SO3H। अब बताओ, जब ये SO3H यहां पर जुड़ा होगा तो यहां से एक हाइड्रोजन निकला होगा, और वो हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करेगा? OH के साथ, और क्या बन जाएगा इस बार? H2O। और यहां पर खुद यह कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये पानी भी निकालने का काम कर लेगा। अब मान लीजिए कि मैं चिनाई का काम करता हूं और मुझे अपना खुद का घर बनवाना हो तो मिस्त्री बुलाने की क्या जरूरत है भाई? अपने से शुरू हो जाएंगे। या मान लीजिए कि मैं टीचर हूं और बेटे को ट्यूशन की जरूरत है, केमिस्ट्री के ट्यूशन की, तो बाहर भेजने की क्या जरूरत है? मैं ही पढ़ा लूंगा। तो वही बात है यहां पर, क्योंकि जो कंसंट्रेट H2SO4 है इसका काम वाटर निकालना भी है, तो किसी और को क्यों बुलाएगा? ये खुद निकाल देगा वाटर। समझ में आया? तो आपने यहां पर नाइट्रेशन पढ़ लिया, सल्फोनेशन पढ़ा, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा। यदि मैं यहां पर क्लोरीनेशन की बात करूं, ये हाँ ये तो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर हम लोग लिखते हैं क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन के लिए हम लोग Cl2 यूज करेंगे। बेंजीन रिंग, यहां पर Cl2 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। इस बार तो दोनों Cl ही है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगा। अब जो कंडीशन है यहां पर ना तो कहीं पर डेल्टा प्लस होगा ना तो डेल्टा माइनस होगा, और मैं ये चाह रहा हूं कि इनमें से एक क्लोरीन पॉजिटिव हो जाए और एक क्लोरीन निगेटिव हो जाए। तो क्या करेंगे? यहां पर किसी तोड़ने वाले को बुलाएंगे, और तोड़ने वाला हमारा बहुत पुराना बैठा हुआ है यहां पर, एनहाइड्रस AlCl3। अब यह AlCl3 क्या करेगा? इसके बीच में आएगा, दोनों के बीच में झगड़ा लगाएगा और एक क्लोरीन को तोड़ करके अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक है? तो क्या होगा? यह जिस क्लोरीन को अपने साथ जोड़ेगा यह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो जाएगा। तो ये वाला जो क्लोरीन है इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, और ये वाला जो क्लोरीन है इसके ऊपर आएगा माइनस। और जिस क्लोरीन के ऊपर प्लस होगा वो कहां पर जाएगा? बेंजीन रिंग के पास जाएगा, और यहां पर यह बनाएगा क्लोरोबेंजीन। इसने यहां पर बनाया क्लोरोबेंजीन, और जहां पर ये जुड़ा होगा यहां से H भी निकला होगा, तो वह क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। तो मुझे लगता है कि बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज शायद अब आप लोगों के भी समझ में आ गया होगा।
अब मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और चीज बताता हूँ। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है ना? अब थोड़ा सा बेंजीन से अलग हट करके बात करते हैं भाई। बेंजीन से अलग हट करके क्या बात करेंगे? यदि हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग लिया है और इसके साथ कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर जो मैंने बेंजीन रिंग लिया है, यहाँ पर भी कोई ग्रुप लगा हुआ है NO2। ध्यान से सुन लेना, +2 में कोई परेशानी नहीं होगी। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का। ये चैप्टर आज जिंदा या मुर्दा अभी से ठीक 10 मिनट के अंदर कंप्लीट होगा। सिर्फ 10 मिनट के अंदर, सिर्फ 10 मिनट का लेक्चर रह गया है। अब यहां पर देख लीजिए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, और यह जो NO2 है, यह NO2 कुछ इस तरीके से होगा। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था, इसने इस ऑक्सीजन को दे दिया, तो अब फिलहाल इस नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है? अब यहां पर मेन पॉइंट क्या याद रखना है? बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जो भी एटॉम जुड़ा हुआ हो, इस एटॉम को कहा जाता है की एटॉम। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जो भी एटॉम जुड़ा हुआ हो, उसे कौन सा एटॉम कहते हैं? की एटॉम। तो इस केस में ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? की एटॉम कहलाएगा। और इस केस में की एटॉम कौन कहलाएगा? नाइट्रोजन कहलाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्ट यहां पर रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ये हमारा की एटॉम है। अब यह की एटॉम क्या करता है? उसमें ऊपर वाले में ऑक्सीजन होएगा क्या सर? OH इकट्ठा ही होएगा सर? नहीं भाई, सिंगल एटॉम मैंने बोला है। यहां पर OH हो या O के साथ और कुछ भी हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट रिंग के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन यहां पर की एटॉम, और यहां पर डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस केस में नाइट्रोजन कहलाएगा की एटॉम। समझ में आया? अब आपको क्या याद रखना है कि जो हमारे पास की एटॉम है, की एटॉम के पास या तो लोन पेयर होंगे या तो फिर नहीं होंगे। ऊपर वाले में लोन पेयर है और नीचे वाले में लोन पेयर नहीं है। यदि इसके पास लोन पेयर है, तो इस पूरे ग्रुप को कहा जाएगा ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ में आ गया? यदि की एटॉम के पास एक भी लोन पेयर है, तो ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों कहलाएगा वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन ये तो याद हो गया कि यदि की एटॉम के पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर है, तो वह ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। और यदि की एटॉम के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसे कहा जाएगा मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग। आप कहेंगे जी इसका मतलब तो समझ में नहीं आया कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है और मेटा डायरेक्टिंग का क्या मतलब है। देखो अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहां पर मान लीजिए आपके पास फिनॉल है, इसे फिनॉल बोला जाता है। ठीक है?
और इसका आपने रिएक्शन करवा दिया HNO3 से। किससे रिएक्शन करवाया? HNO3 से। किसके प्रेजेंस में आपने करवाया? कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। और पेपर में पूछ दिया गया कि बताओ क्या बनेगा। तो इतना तो आपके समझ में आ गया है कि यह जो NO2 ग्रुप है वह रिंग के साथ लगेगा। यस सर। अब रिंग के साथ कहां पर लगेगा या कौन डिसाइड करेगा? वो ये ग्रुप डिसाइड करेगा। अब जैसे ही यह NO2 यहां पर आया तो OH ने कहा कि रुको, तुम्हें कहां पर जुड़ना है वो मैं बताऊंगा। कहा कि कुछ तो जुड़ जाओ ऑर्थो पोजीशन पर और कुछ जुड़ जाओ पारा पोजीशन पर। यानी कि यहां पर दो तरह के कंपाउंड बनेंगे। यहां पर दो तरह के कंपाउंड बनेंगे, कुछ ऑर्थो प्रोडक्ट बनेंगे और कुछ पारा प्रोडक्ट बनेंगे। पहले दूसरे पोजीशन को कहा जाता है ऑर्थो और पहले और चौथे पोजीशन को कहा जाता है पारा। जहां पर ये लगा हुआ है वो फर्स्ट ग्रुप, जहां पर ये लगा हुआ है वो फर्स्ट पोजीशन। तो दूसरा पोजीशन कौन होगा? या तो ये होगा या तो ये होगा। तो मर्जी इन दो में से आप कहीं भी लगा दीजिए। यह हो गया कि ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा। और पारा पोजीशन कौन सा होता है? पहला और चौथा। यदि फर्स्ट ये है तो सेकेंड थर्ड फोर्थ ये होगा, या फर्स्ट ये है तो सेकेंड थर्ड फोर्थ यही होगा। तो यहां पर आपने NO2 जोड़ा। अब पता लगा क्या कि यदि यहां पर की एटॉम है तो यह ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनाएगा और पारा प्रोडक्ट भी बनाएगा। अब यदि आपके पास, सुन लीजिए, यदि आपके पास यहां पर NO2 ग्रुप है, यदि आपके पास यहां पर NO2 ग्रुप है और यहां पर CH3Cl हमने दे दिया, तो Cl का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये वाला क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा क्या? और ये वाला क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। इसकी मदद कौन कर रहा है? एनहाइड्रस AlCl3 कर रहा है। तो यह CH3 कहां पर जुड़ेगा? ये कौन बताएगा? NO2 ग्रुप बताएगा। और NO2 ग्रुप यहां पर क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यह CH3 ग्रुप यहां से तीसरे पोजीशन पर जुड़ेगा। तीसरा पोजीशन यहां से ले लो, 1 2 3 यहां पर, ये 1 2 3 यहां पर किसी एक साइड जोड़ दो। NO2 ये बेंजीन रिंग, कोई डाउट भाई? अब ये जहां पर जुड़ा होगा वहां से हाइड्रोजन निकला होगा तो H2O तो बना ही होगा। ये जहां पर जुड़ा होगा वहां से जो H निकला होगा वो Cl के साथ HCl बनाया होगा। अब समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? और यदि मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ बेंजीन रिंग है, यदि आपके पास सिर्फ बेंजीन रिंग है, यहां पर CH3Cl है, यहां पर आपने एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, तो ये तो हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा क्या? तो यह CH3 ग्रुप इस रिंग से जुड़ेगा। अब इस रिंग में कोई भी ग्रुप है ही नहीं, ना ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसकी मर्जी जहां जुड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसकी मर्जी कि ये इसके सिर पर बैठ करके तांडव करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेलो प्लीज,
2 मिनट में यहां पर समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपसे पूछा जाएगा राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिसिटी, या तो आपसे कहा जाएगा राइट हकल्स रूल। ठीक है, पहली बात यहां पर लिखना है प्लेनरिटी। प्लेनरिटी का मतलब कि यहां पर जितने भी कार्बन्स होंगे, यहां पर जितने भी कार्बन्स होंगे सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे। ठीक है, तो प्लेनरिटी का मतलब ये हो गया कि रिंग में जितने भी कार्बन्स होंगे वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे। यदि एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं तो प्लेनरिटी के जगह पर वहां पर ये लिख सकते हैं कि ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन रिंग। रिंग में जितने भी होंगे सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे। नंबर 2 में कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। रिंग में इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? डीलोकेलाइजेशन होगा, पूरे रिंग में वो फैल जाएगा। डीलोकेलाइजेशन मैंने बताया था। उसके बाद यहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4n+2। अब यहां पर n क्या है? n 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। यही जो रूल है इसी को हकल्स रूल कहते हैं। तो ये आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको इस तरीके के कुछ पिक्चर्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है, यानी कि इसमें कौन एरोमेटिक है और कौन एरोमेटिक नहीं है। तो हम इस रूल के हिसाब से चेक करेंगे कि यह एरोमेटिक है या नहीं है। यहां तक समझ में आया क्या? चलिए अब चेक करने जा रहे हैं। पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे पास n = 0 है। यदि n = 0 है तो 4 × 0 0 ही हो जाएगा, +2, यानी कि यहां पर कितने पाई होंगे? 2 पाई होंगे क्या? यदि n = हमारा 1 है तो 4 × 1 4 +2 कितने हो गए? 6 पाई हो गए, 6 पाई। यदि n = 2 है तो 10 पाई हो जाएंगे। यदि हमारे पास n = 3 है तो कितने पाई होंगे? 14 पाई होंगे। यानी कि यहां पर 4 का डिफरेंस आ रहा है क्या? समझ में आ गया भाई? 2 पाई या तो 6 पाई होने चाहिए, या तो 10 पाई होने चाहिए, या तो 14 पाई होने चाहिए। इस तरीके से होंगे। अब यहां पर समझो, पहले हम लोग यहां पर चेक करेंगे प्लेनरिटी। यहां पर जो प्लस दिखा रहा है इसका मतलब यह कार्बोकेटायन है। ये जो कार्बन है ये क्या है? कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन किसे कहते हैं? जब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। और कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है जरा देख लो। कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो ये कार्बन क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। यहां पर डबल बॉन्ड है, जब कार्बन में डबल बॉन्ड होते थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहां पर भी sp2 हो गया, यहां भी sp2 हो गया, प्लेनरिटी हो गया। नंबर 2, इसमें देखना है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यदि यहां पर एक डबल बॉन्ड है तो एक ही पाई होगा ना। तो एक पाई का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड हुआ और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 पाई बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और पाई इलेक्ट्रॉन्स हम कहां पर काउंट करते हैं? याद रखना, कहीं पर निगेटिव चार्ज होगा तो वहां पर भी उसे पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यदि कहीं पर निगेटिव चार्ज है
तो वहां पर भी हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मांगते हैं। जहां पर एक लोन पेयर हो उसे भी हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मांगते हैं, और जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर भी हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मांगते हैं। समझ में आ गया? दोबारा सुनिए भाई, डबल बॉन्ड है तो इसमें तो एक सिग्मा है और एक पाई है ना, तो एक पाई बॉन्ड है तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स माने जाएंगे ना। किन्हीं को कोई डाउट? बस यहां पर देखो, तो अब यहां पर क्या हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए क्या, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। अब देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो गए और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या? और यदि 4 पाई हो गया तो 4 पाई तो यहां पर अलाउड ही नहीं है, या तो 2 होने चाहिए, या तो 6 हो, या तो 10 हो, या तो 14 हो। 4 तो अलाउड ही नहीं है, इसका मतलब यह नॉन एरोमेटिक हो गया। पता लगा क्या? अब यहां पर देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो यहां पर भी 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन हुए, यह भी अलाउड नहीं है, यह भी नॉन एरोमेटिक हो गया। लेकिन यहां पर देखिए 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, रिंग हो गया, कंजुगेट सिस्टम में है, प्लेनरिटी सिस्टम हो गया, यानी कि ये एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है, ये नहीं है, ये नहीं है। पेपर में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इस तरीके से जवाब देना है, इसमें लिखना कुछ नहीं है। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर आपके बाद भी आगे